मुझे इस सफलता से पहले कितने दुखों का सामना करना पड़ा। कोई नहीं जानता मेरी कहानी बस इतनी है। मेरा बचपन खुशहाल रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरा भाई बड़े होते गए, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण काफ़ी रैगिंग और व्यक्तिगत परेशानी का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों उतनी आम बात नहीं थी जितनी आज है। लेकिन मेरी दादी ने हमें हर तरह से पाला। इसके तुरंत बाद जब मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो स्कूल के लड़कों ने हमारे बारे में लगातार और आक्रामक तरीके से हर तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी दादी ने हमें हर कीमत पर गरिमा बनाए रखना सिखाया, एक ऐसा मूल्य जो आज तक मेरे साथ है। इसमें इन स्थितियों से दूर जाना शामिल था, अन्यथा हम इसके खिलाफ लड़ते। मुझे अभी भी याद है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह मुझे और मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टियों के लिए लंदन ले गई थी। यह वहां था कि मूल्यों को वास्तव में प्रभावित किया गया था। वह हमसे कहती थी, यह मत कहो या उस बारे में चुप रहो, और यहीं हर चीज से ऊपर गरिमा वास्तव में हमारे दिमाग में बैठ गई और वह हमेशा हमारे लिए मौजूद रही है। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सही है या गलत। मैं वायलिन बजाना सीखना चाहता था, मेरे पिता ने पियानो पर जोर दिया। मैं अमेरिका में कॉलेज जाना चाहता था, वो यूके जाने पर जोर दिया। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, उन्होंने मुझे इंजीनियर बनने पर जोर दिया। यदि मेरी दादी न होती तो मैं अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में न पहुंच पाता। यह उनकी वजह से ही था कि भले ही मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन मैंने बड़ी पढ़ाई छोड़ दी और वास्तुकला में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेरे पिता काफी परेशान थे और थोड़ा बहुत विद्वेष भी था, लेकिन आखिरकार मैं कॉलेज में अपना खुद का स्वतंत्र व्यक्ति था। और ये मेरी दादी थीं जिन्होंने मुझे सिखाया कि बोलने का साहस नरम और सम्मानजनक भी हो सकता है। कॉलेज के बाद मुझे LA में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल गई, जहां मैंने 2 साल तक काम किया। वह बहुत अच्छा समय था, मौसम बहुत अच्छा था, मेरे पास अपनी कार थी और मुझे अपना काम बहुत पसंद था। ये LA में था कि मुझे प्यार हो गया और लगभग शादी हो गई। लेकिन साथ ही मैंने कम से कम अस्थायी तौर पर वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी दादी से दूर था, जिनकी तबीयत लगभग 7 साल से ठीक नहीं थी। इसलिए मैं उससे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह मेरे साथ भारत आएगा। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता को उसका यह कदम उठाना मंजूर नहीं था और रिश्ता टूट गया। रतन टाटा बनना। जब मैं बंबई वापस आया तो मुझे जमशेदपुर, जो अब टाटा मोटर्स है, में नौकरी की पेशकश की गई। यह एक इंटर्नशिप से अधिक था, यह व्यर्थ लग रहा था। मुझे इस विभाग में 2 सप्ताह और उस विभाग में 2 सप्ताह के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वहां मुझे यह बताने वाला कोई नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने खुद को उपयोगी दिखाने की कोशिश में 6 महीने बिताए। उसके बाद मैं टाटा स्टील चला गया। मुझे विशिष्ट कार्य, दिलचस्प नौकरियां मिली। मैंने दुकान के फर्श पर और इंजीनियरिंग में काम किया। मैं 6 साल तक जमशेदपुर में था और तब तक वास्तुकला बस एक शौक बन गया था। लेकिन मैं वास्तुकला का अभ्यास करने के आरामदायक तरीके से खुश था, जैसे अपने लिए घर डिज़ाइन करना। 1958 में JRD टाटा ने समूह अध्यक्ष और टाटा इंडस्ट्रीज थी। लोग इसे इस तरह पढ़ते हैं, JRD जो करने जा रहा है उसका यह पहला कदम है। पहले तो कोई आलोचना नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने टाटा सन्स से हटने का फैसला किया तो कुछ तीखी आलोचना हुई। उस पद के लिए अन्य आकांक्षी भी थे और इसलिए यह मुद्दा काफी मुखर था कि उन्होंने मुझे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का गलत निर्णय लिया। मैं आलोचना पर प्रतिकार नहीं करता था। JRD को वह करना था जो उन्होंने नहीं किया। मेरी ओर से प्रतिक्रिया मौन की थी। वह बहुत कठिन दौर था। यदि आप उस समय के प्रकाशनों को देखें तो आलोचना व्यक्तिगत थी। JRD को भाई भतीजावाद के साथ जोड़ दिया गया और मुझे गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया गया। मैं कुछ समय के लिए एक आवर्धक कांच के नीचे था, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद
दुकान के फर्श पर मैंने जो समय बिताया वह ऐसे मील के पत्थर थे जो मेरी सबसे बड़ी खूबी बन गए। कुल मिलाकर यह मेरे लिए एक बड़ा कदम था। मुझे याद है कि जिस बैठक में मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसके बाद मैं JRD टाटा के साथ उनके कार्यालय तक गया, जहां उन्होंने अपने सचिव से कहा कि उन्हें अब वहां से हटना होगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं जे, तुम बाहर मत जाओ, जब तक तुम चाहो, यह तुम्हारा कार्यालय है। उन्होंने कहा, आप कहाँ बैठेंगे? मैंने कहा, मैं आज जहाँ बैठा हूँ, हॉल के नीचे मेरा एक कार्यालय है और वह ठीक है। मैं बहुत भाग्यशाली था कि वह वहाँ था। वह मेरे सबसे बड़े गुरु थे और जब तक वह जीवित थे, मैं उनके कार्यालय में जाता था और कहता था, जे, काश यह 10 साल पहले हुआ होता, हमारे बीच इतना अच्छा रिश्ता होता। उन्होंने कहा कि वह भी यही चाहते हैं। वह मेरे लिए पिता और भाई की तरह थे और उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया। तब से मेरा जीवन कंपनी के विकास के लिए ही रहा है। जब मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो यह व्यापक रूप से माना जाता था कि यह मेरा उपनाम था जिसने मुझे यह पद दिलाया। लेकिन मेरा ध्यान कुछ ऐसा बनाने पर था जो हम सभी से बड़ा हो और वापस देने पर था, जो शुरू से ही टाटा DNA में जुड़ा हुआ है। शुरुआत, उदाहरण के लिए जमशेदपुर के साथ हमने महसूस किया कि जब हमारे कार्यकर्ता संपन्न थे तो आसपास के गांव अभी भी पीड़ित थे। उनके जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना भी हमारा लक्ष्य बन गया। इस तरह की चीजें स्वाभाविक रूप से हमारे पास आईं। नैनो के साथ भी मुझे बंबई की भारी बारिश में मोटरसाइकिल पर 4 लोगों के परिवार को देखना याद है। मुझे पता था कि मैं इन परिवारों के लिए और अधिक करना चाहता था, जो विकल्प के अभाव में अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। जब हमने नैनो लॉन्च की, हमारी लागत अधिक थी, लेकिन मैंने एक वादा किया था और हमने उस वादे को पूरा किया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अभी भी कार और इसके साथ आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व है। मेरा जीवन इसी बारे में रहा है। काम एक जीवन शैली बन गया है। मैं या तो हमेशा बॉम्बे हाउस में रहती थी या यात्रा करती थी। मुझे लगता है कि यही कारण है कि भले ही व्यक्तिगत मोर्चे पर मैं 2-3 अलग अलग भागीदारों के साथ शादी के करीब पहुंच गई थी, लेकिन